चैप्टर 1 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आ सकते हैं एक बार देख लो। पहले ये वाला देख लेना। इफ़ टू सब्सटेंसेस आर रब टुगेदर, अगर एक चीज़ ग्लास से जैसे फेनल को रब किया या फिर ग्लास से उल को रब किया या फिर ग्लास से सिल्क को रब किया तो ग्लास विल अचीव पॉजिटिव चार्ज एंड एवरीथिंग एल्स विल बी नेगेटिव चार्ज। तो ये सीरीज एक सीरीज इसलिए दिया हुआ है कि रब टुगेदर देन द फॉर्मर इन द सीरीज, यानी इस सीरीज में जो भी पहले आएगा that will have positive charge and the later one will have negative charge। जैसे अगर मैंने रेजिन और उल को रब किया, ठीक है, रेजिन और उल को, तो उल विल अचीव पॉजिटिव चार्ज एंड रेजिन विल अचीव नेगेटिव चार्ज। अगर मैंने सल्फर और सिल्क को रब किया तो सिल्क विल अचीव पॉजिटिव चार्ज एंड सल्फर विल अचीव नेगेटिव चार्ज। तो इस सीरीज में जो भी पहले आता है दे गेट द पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं सिल्क क्लॉथ से ग्लास को रब करूंगा तो ग्लास कम्स फॉर्मर इन द सीरीज, तो ग्लास का होगा पॉजिटिव, सिल्क का होगा नेगेटिव। स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला याद रखना, चार्ज का नेचर, फिर अगर किसी बॉडी पे चार्ज होगा तो उसका मास भी होगा, ठीक है। दो चार्जेस अगर कांटेक्ट में लाओगे दो डिफरेंट वैल्यूज होंगे और साइज भी दोनों का सेम होगा, सेम साइज बट एक 8 कॉलम एक 10 कॉलम, तो दोनों को अगर कांटेक्ट में लाओगे तो चार्जेस गेट इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस फॉर्मूला वगैरह तो सब सीखना होगा। एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑन और एयर, ठीक है। वैक्यूम और एयर का एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये फॉर्मूलाज याद रखना। एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम और के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम। एफ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ वैक्यूम। एफ मीडियम का फॉर्मूला जहाँ पे नीचे ई आर आता है, ई आर की जगह हम के भी लिख सकते हैं, सेम थिंग। ई नॉट का वैल्यू याद रखना विथ यूनिट। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80 एंड एयर का 1 बिकॉज एयर इज ए वर्स्ट कंडक्टर। फॉर्मूला सभी सीखना, रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज, ठीक है। फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एग्जाम में पूछे तो। देन इन रिलेशंस को बहुत ध्यान से याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का कैसा रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डिस्टेंस का कैसा रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज यूज होता है वो सोर्स चार्ज होता है, ठीक है, माने जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है वो चार्ज यहाँ पे आता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व करने के लिए हम कैसा चार्ज यूज करते हैं, वी यूज ए टेस्ट चार्ज टू ऑब्जर्व ए इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक और, फॉर ए सरफेस, किसी भी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे सिग्मा है चार्ज डेंसिटी यानी क्यू बाई ए। इफ द सरफेस इज स्पेरिकल इन नेचर, ठीक है, अगर सरफेस स्पेरिकल शेप का हुआ, कोई भी स्पेरिकल सरफेस, तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो वहाँ से आता है क्यू बाई ए, यानी 4 पाई आर स्क्वायर को मैं ए लिख सकता हूँ, तो क्यू बाई ए बिकम्स सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। टेस्ट चार्ज क्यू, और याद रखना यहाँ पे जो क्यू होता है वो ऑब्जर्वर चार्ज होता है, ठीक है। ये जो एफ इक्वल्स टू क्यू में जो क्यू यूज होता है वो ऑब्जर्वर चार्ज होता है, जिस चार्ज पे हम फोर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, नो फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों नहीं होता है याद रखना। फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, माने सारे नोट्स बी वेरी केयरफुल, यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। ये वाला भी याद रखना। एक्सिस वाले फॉर्मूला में, एक्सिस वाले प्रूफ में, टू गेट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो x है ना डिस्टेंस, इसको हमें a बाई रूट टू चूज करना चाहिए। a बाई रूट टू, जहाँ पे a है तुम्हारा रेडियस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई रूट टू। ये याद रखना, वाई डू फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट। फिर डायपोल का ये वाला कहानी याद रखना कि इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ ही होता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल, ठीक है। ये जो डायपोल लिखते हैं ना, डायपोल डायरेक्शन होता है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू ऑलवेज। और ये जो डायपोल के बीच का डिस्टेंस ट्वाइस है, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस को, टोटल डिस्टेंस को हम ट्वाइस से लेते हैं। तो अगर एग्जाम में ये डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर गिवन है तो उसको ट्वाइस से इक्वल टू 7 लिखना है, डोंट राइट 2 into 7, ठीक है। पूरा डिस्टेंस इज ट्वाइस है, तो अगर ये पूरा डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर गिवन है तो ट्वाइस से इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। एक्सियल का एक और नाम एंडोन भी होता है। फॉर्मूला याद रखना एक्सियल का, प्रूफ कैसे किया था। अगर
अगर एक आर और ए मतलब कंपेरेबल वैल्यूज हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आर माने तुम्हारा डिस्टेंस, ए मतलब डाइपोल के बीच का डिस्टेंस, ये इसको ये बोलते हैं। और तुम जहाँ से ऑब्जर्व करो डाइपोल के सेंटर से तुम्हारे पोजीशन को आर कहा जाता है। अगर ये डिस्टेंस कंपेरेबल हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर एक दूसरे से बहुत बड़ा हो, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में क्यूब का रिलेशन है, इनवर्स क्यूब। इक्विलेटरल का दूसरा नाम ब्रॉडॉन भी होता है, जैसे उसका एंड ऑन था एक्सियल का, इसका ब्रॉडॉन होता है। प्रूफ याद रखना सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पे भी मिलता है। जैसे डिफरेंस इज, यहाँ पे ये 2 टाइम्स है, यहाँ पे ये 1 टाइम है, यानी ई एक्सियल इक्वल्स टू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। ई एक्सियल इक्वल्स टू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। तो ये रिलेशन भी याद रखना। हम्म, तो ये डाइपोल इक्विलिब्रियम में होता है जहाँ थीटा इक्वल्स टू जीरो। थीटा जीरो यानी द डाइपोल इज अलाइंड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन अलोंग है। अगर ये पूरा उल्टा हो जाए, यानी ये पूरा घूम के प्लस वाला यहाँ पे आ जाए और माइनस यहाँ पे चला जाए, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल। जहाँ पे एंगल हो गया है, पूरा घूम के आओगे तो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, प्लस पूरा घूम के यहाँ पे आ चुका है तो 180 डिग्री। थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब याद रखना। फिर यहाँ पे ये जो हम फॉर्मूला लिखते हैं ना, फाई इक्वल्स टू ईडीएस, वहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द एरिया एलिमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये तो पता ही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो इफ फ्लक्स एंटरिंग इक्वल्स टू फ्लक्स एग्जिटिंग, अगर जितने फ्लक्स एंटर हुए उतने ही निकल जाएंगे तो फ्लक्स का वैल्यू जीरो होता है। टोटल फ्लक्स आउटसाइड ए क्लोज सर्फेस विल बी जीरो इफ द नेट चार्ज ऑफ द बॉडी इज जीरो। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी का नेट चार्ज यानी 3 प्लस और 3 माइनस मिला के उसका नेट चार्ज जीरो हो रहा है, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो होगा। एंड ये जो ई यूज करते हैं ना, फाइव गोस टू ईडीएस, दैट ई इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लोज सरफेस। तो ईडीएस का जो ई है दैट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस जो सरफेस के इनसाइड भी हैं बाहर भी हैं, सबका मिला के होता है ई का फॉर्मूला। ये वाला याद रखना, गॉसेस थ्योरम। फाइव वन माइनस फाइव टू यानी फ्लक्स एंटरिंग माइनस फ्लक्स एग्जिटिंग और फ्लक्स एंटरिंग। ठीक है, तो अगर मान लो 4 फ्लक्स, एक 3 फ्लक्स बाहर निकल गए और 4 एंटर कर गए, ठीक है, तो ये 3 - 4, उसको पॉजिटिव ही रख लेना 4 - 3, बट दिस बेसिकली मीन्स फ्लक्स एग्जिटिंग माइनस फ्लक्स एंटरिंग। ठीक है, क्यू, इट इज़ द सोर्स चार्ज और द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो क्यू होता है सोर्स चार्ज या फिर द चार्ज जो सरफेस के अंदर बंद है, नेट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म। इस फॉर्मूला के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म होना चाहिए, याद रखना। टू यूज़ दिस फॉर्मूला ना, फ्लक्स वाला फॉर्मूला ई डी एस और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म। एंड फ्लक्स इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अगर डाइलेक्ट्रिक भी प्रेजेंट हो, ये चार्ज है ना, अभी यहाँ पे एयर है, अगर यहाँ पे मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी डाल दूँ, मान लो ये छोटा सा चार्ज है, उसके चारों तरफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी डाल दिया, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाता है क्यू के बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे के आता है। गॉसियन सरफेस, तो ये याद रहेगा। ये याद रखना, द एजम्पशन दैट वायर इज इन्फाइनेटली लॉन्ग इज क्रूशियल। ये जो हम प्रूफ करते हैं ना, इसमें वायर को इन्फाइनेटली लॉन्ग लेते हैं, ये क्रूशियल है, बिकॉज विदाउट दिस एजम्पशन वी कैनॉट टेक ई नॉर्मल टू द कर्व्ड पार्ट ऑफ द सिलेंड्रिकल सरफेस। तो यहाँ पे जो हम ले रहे हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये हम नहीं ले सकते अगर ये वायर इनफाइनाइट ना हो तो याद रखना इस वाले प्रूफ के लिए दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। एंड ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रूफ काफ़ी बार आ चुका है। ये होता है सरफेस का प्रूफ, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसमें फॉर्मूला आंसर है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इन केस ऑफ इनफाइनाइट प्लेन कंडक्टर हैविंग फाइनाइट थिकनेस, अगर इस स्लैब का थोड़ा सा भी थिकनेस है, तो इस केस में अगर इनका थोड़ा सा भी थिकनेस है, देन द फॉर्मूला इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर इनका थिकनेस नहीं है, ये बहुत ही थिन है, तो फॉर्मूला है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ना, इसमें डिस्टेंस का कोई फैक्टर नहीं है। तो तुम प्लेट के यहाँ पे मेजर कर रहे हो कि यहाँ पे कर रहे हो कि यहाँ पे करोगे कि यहाँ पे करोगे कि यहाँ पे करोगे, एट ऑल द पॉइंट्स आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, बिकॉज डिस्टेंस का कोई काम ही नहीं है इस फॉर्मूला में, ये इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है।
बिटवीन टू प्लेन शीट्स, ये वाला भी याद रखना, यहाँ पे होगे तो इसका फील्ड भी इधर मिलेगा, इसका भी फील्ड यहाँ पे मिलेगा। बीच में खड़े रहोगे तो इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा। यहाँ पे खड़े रहोगे तो इसका इधर मिलेगा। ये याद रखना, अगर दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो, इन दोनों प्लेट्स का अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो जाए, ठीक है, अगर दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो जाए तो क्या होगा, तो इन देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द रीजन्स ऑफ 1 and 2। जीरो भी नहीं, सेम भी नहीं, ऑपोजिट हो जाए, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज वाला हो, एक नेगेटिव चार्ज वाला हो। यानी बेसिकली प्लेट 1 है पॉजिटिव तो प्लेट 2 है नेगेटिव चार्ज, अगर ऐसा हो जाए, ठीक है। और डेंसिटी फिर भी सेम है, यहाँ पे भी अगर 10 चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे भी 10 नेगेटिव है। ऐसे केस में इन रीजन 1 and 3 इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, and in region 2 electric field will be present। ये वाला डायग्राम देखना, दो प्लस चार्ज होंगे तो अभी अभी जो प्रूफ किया हमने, दो प्लस चार्ज होंगे तो यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में मिलेंगे, बीच में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के मिलेंगे, इधर भी दोनों सेम डायरेक्शन के मिलेंगे। अगर एक प्लस एक माइनस हुआ तो यहाँ पे खड़े रहोगे तो प्लस वाला तो तुम्हें ऐसे दिखेगा, लेकिन माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, तो माइनस के लिए, इसके लिए फील्ड इसके लिए कुछ ऐसा दिखेगा। तो दो दो कलर के कर लेते हैं। रेड वाला हो गया, मान लो नेगेटिव प्लेट को हम रेड से डिनोट कर रहे हैं, इसके लिए ऐसे दिखेगा। फिर बीच में खड़े रहोगे तो इस वाले के लिए तुम्हें ऐसे दिखेगा, एंड नेगेटिव वाले के लिए भी कैसे दिखेगा, फील्ड इसके अंदर ही जाता है, तो नेगेटिव वाले के लिए भी सेम डायरेक्शन में। अगर थर्ड रीजन में खड़े रहोगे तो प्लस चार्ज के लिए फील्ड बाहर की तरफ जाता है, नेगेटिव के लिए फील्ड अंदर की तरफ आता है, तो यहाँ पे ऐसे दिखेगा। तो ये दोनों अगर सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जीरो, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे मिलेगा। शेल वाला प्रूफ भी याद है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, शेल के अंदर जीरो होता है, ये दोनों पॉइंट्स याद रखना। ग्राफ याद रखना शेल के अंदर, क्योंकि शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, तो जब तक हम डिस्टेंस शेल के अंदर है, आर है रेडियस, शेल का रेडियस है आर, जब तक हम शेल के अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई वैल्यू नहीं है। देखो ग्राफ पूरा जीरो पे, नो वैल्यू, बिकॉज इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। फिर जैसे ही बाहर आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, फिर जितना शेल से दूर गए इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कम हो रहा है। एंड दिस इज द केस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, ठीक है। सॉलिड स्फीयर के केस में सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम जीरो होता है, फिर जितना तुम दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, रेडियस तक आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पीक। फिर जितना दूर जाओगे धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, बिकॉज तुम दूर जा रहे हो तो कम होता जाएगा। दिस इज चैप्टर 1। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्पलर से देखना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अरिहंत का एक सॉल्व्ड एग्जाम्पलर मैं ग्रुप में दे रहा हूँ, उसमें से चेक करना ये सारे पर्टिकुलर क्वेश्चंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, सेकंड चैप्टर। यहाँ से याद रखना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है ना, ये कंजर्वेटिव नेचर का वर्क डन करता है, यानी इन ए क्लोज्ड पाथ, इन ए क्लोज्ड पाथ नेट वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। फिर फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज याद रखना, ये वाला प्रूफ आ सकता है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ठीक है, ये वाला प्रूफ आ सकता है। ग्राफ याद रखना, पोटेंशियल वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, शेप याद रखना कैसा जाता है। वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज, और ये चार्ज होता है ऑब्जर्विंग चार्ज, ठीक है, जिसके लिए तुम वर्क डन चेक कर रहे हो, जिस चार्ज को तुम खींच के दूर से लेके आ रहे हो, दैट चार्ज इज ऑब्जर्विंग चार्ज यानी क्यू। और पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, माने टेस्ट चार्ज, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। इसको लेके आने के लिए जितना काम करना होगा, दैट वर्क डन इज पोटेंशियल। और अगर ये यूनिट चार्ज ना हो के कोई भी चार्ज क्यू हो जाए, तो उसको ले आने के लिए जितना काम करना होगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उस वर्क डन को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और 1 कूलम के लिए उसको बोलते हैं पोटेंशियल, उतना ही डिफरेंस है। ये वाला प्रूफ आ सकता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
इस प्रूफ को एक और मैं तुम लोगों को खुद से काम दे रहा हूँ, डू इट योरसेल्फ। इस प्रूफ को एक्सियल के लिए सॉल्व करना है तुम्हें, ठीक है, जस्ट फॉर एक्सियल। कैसे करोगे? जैसे तुमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल किया था ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल किया था, सेम टू सेम करना है। बस इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला की जगह तुम्हें वी का फॉर्मूला यूज़ करना है। बाकी एज इट इज सेम है, आंसर भी सेम आएगा। याद रखना, इन केस ऑफ पोटेंशियल इन द इक्वेटोरियल लाइन, पोटेंशियल का जो नेट वैल्यू है वो हमेशा जीरो होता है। क्यों? बिकॉज एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज, और यहाँ पे सारे पॉइंट्स इधर से भी इक्वल डिस्टेंस है, इधर से भी इक्वल डिस्टेंस है, बिकॉज दिस इज बाइसेक्टर लाइन। इस लाइन को बोलते हैं बाइसेक्टर, इक्वेटोरियल लाइन को, क्योंकि यहाँ से भी सेम डिस्टेंस है, यहाँ से भी सेम डिस्टेंस है, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए इक्वेटोरियल लाइन में हर जगह वैल्यू मिलेगा तुम्हें जीरो। ये वाला प्रूफ याद रखना है, इक्वल्स टू डीवी बाई डी आर। यहाँ पे देयर आर टू सर्फेसेस, सरफेस वन सरफेस टू। एक का पोटेंशियल है v, दूसरे का पोटेंशियल है v प्लस डी, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? dv। ये सरफेस और उस सरफेस के बीच में डिस्टेंस कितना है? मान लो dr, यानी सरफेस वन और सरफेस टू के बीच में डिस्टेंस है dr, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है अलोंग दिस डायरेक्शन, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो dr, तो इक्वेशन होगा E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, जहाँ पे dr है डिस्टेंस बिटवीन द टू सरफेस, dv है पोटेंशियल का डिफरेंस, एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसमें याद रखने का बात यह है कि E एंड डी आर ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। E जिस डायरेक्शन में जाएगा dr भी उसी डायरेक्शन में ही कैलकुलेट होगा। तो अगर इस डायरेक्शन पे dr नहीं है तो उसको कंपोनेंट करके लेके आना होता है, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन था, ऐसा ऐसा करके तुम लोगों को याद हो तो 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, और ये था तुम्हारा dr, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज गोइंग लाइक दिस, ठीक है। तो उसमें dr का कंपोनेंट लेके इधर लेके आना पड़ा था। ये मिल जाएगा क्वेश्चन तुम लोगों को PYQ है। तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, dr क्या होता है, dv क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होता है ना, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। कॉमन सेंस। पोटेंशियल क्या था? वर्क डन, किसी भी चार्ज को खींच के लेके आने के लिए वर्क डन टू ए पॉइंट। अगर ये चार्ज जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो मुझे काम ही नहीं करना होगा ना चार्ज को लेके आने के लिए, वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस डायरेक्शन में कभी हम वर्क डन कर ही नहीं सकते। वर्क डन हमेशा उसका उल्टा करना होता है। जैसे एक ग्लास, उसको टेबल से गिराना हो, वो ग्लास तो ऑटोमेटिक टेबल से गिर जाएगा ना, उसके लिए थोड़ी तुम्हें काम करना होगा। टेबल पे उठा के रखने के लिए तुम्हें काम करना होता है। सो टू ब्रिंग ए पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वी नीड टू डू वर्क। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम करने का जरूरत नहीं है, इसीलिए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, यानी वर्क डन डिक्रीजेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में है देन पोटेंशियल इज कांस्टेंट इन ऑल द एक्स वाई पॉइंट्स फॉर द सेम z। अगर ये एक एक्सिस हुआ ना, तो इस z के लिए जितने भी x पॉइंट्स एंड जितने भी y पॉइंट्स क्रिएट होंगे ना, इस पर्टिकुलर z के लिए जितने भी x पॉइंट्स जितने भी y पॉइंट्स क्रिएट होंगे उन सब में पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। तो किसी भी z के लिए जितने भी x पॉइंट्स जितने भी y पॉइंट्स होंगे उन सब में पोटेंशियल z के बराबर ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर z डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो इन सारे पॉइंट्स में पोटेंशियल सेम वैल्यू मिलेगा। याद रखना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड्स यूनिफॉर्म है ना, तो फील्ड्स विल बी इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर एंड पैरेलल टू ईच अदर। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कुछ ऐसे दिखेगा, नॉट पैरेलल एंड नॉट इक्वी डिस्टेंट। ये इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना, इक्विपोटेंशियल surfaces are equally spaced, they are more crowded in regions of strong field, they do not cross each other। तो ये सारे कुछ, they are always from higher potential to lower potential पॉइंट्स याद रखना। इक्विपोटेंशियल surface for plus minus, plus plus charge, वर्क डन ऑन ए चार्ज इन इक्विपोटेंशियल सर्फेस इज ऑलवेज जीरो। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर वर्क डन करोगे, जैसे यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, यहाँ का 5 वोल्ट है, इन दोनों के बीच में अगर वर्क डन करोगे वो हमेशा जीरो होगा। क्यों? वर्क डन इज डेल्टा वी इंटू क्यू।
तो डेल्टा भी यानी चेंज इन पोटेंशियल, तो 5 और 5 के बीच में चेंज इन पोटेंशियल हो गया 0, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0. Potential inside a conducting sphere or shell is same and have values same as that on the surface. यानी एक conducting sphere, ठीक है, या फिर एक शेल ले लो, शेल यानी यहाँ ऐसा कुछ, इसके सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू जितना मिलेगा इसके अंदर भी पोटेंशियल का वैल्यू वही मिलेगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल का वैल्यू वही मिलेगा. क्यों? बिकॉज वी नो dv by dr इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू dv by dr. अब हमें तो पहले से पता है इनसाइड ए सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो dv by dr इक्वल्स टू जीरो. अब dv by dr एक डिफ्रेंसिएशन कब जीरो होता है? जब ये वैल्यू कांस्टेंट होता है. डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए कांस्टेंट टर्म इज जीरो. वहां से हमें पता चल गया कि 10 v इज कांस्टेंट. ये ऐसे बस सीख लेना, दिस इज फॉर ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उसके अंदर पोटेंशियल का वैल्यू ये बहुत रेयर है, वेरी वेरी रेयर. ठीक है, जहाँ पे आर है रेडियस ऑफ द स्फीयर और स्मॉल आर है तुम कितने डिस्टेंस दूर जाके ऑब्जर्व कर रहे हो. यहाँ पे डाइपोल का इक्वेशन है, ये डाइपोल का इक्वेशन है. याद रखना ऐसे वाले केसेस में दिस प्लस चार्ज, क्या कहा था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है. ये माइनस चार्ज इस प्लस क्यू को खींच रहा है इस डायरेक्शन में विथ फोर्स क्यू ई. ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये प्लस चार्ज इस माइनस को खींच रहा है, ये प्लस तो यहाँ पे भी है, तो ये प्लस इस माइनस को खींच रहा है इन दिस डायरेक्शन माइनस क्यू ई. ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और दीज टू फोर्सेस आर इक्वल, हेंस नेट फोर्स इन ट्रांसलेशनल डायरेक्शन इज जीरो. यानी ना ये डाइपोल इधर जा पा रहा है ना ये डाइपोल इधर जा पा रहा है, इसीलिए इस पर स्टार्ट हो गया है रोटेशन यानी टॉर्क. तो ऐसे केसेस में नेट फोर्स जीरो होता है. एक और फॉर्मूला याद रखना, वर्क डन इक्वल्स टू पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, जहाँ पे पी है डाइपोल मोमेंट एंड थीटा वन इज इनिशियल एंगल एंड थीटा टू इज फाइनल एंगल. तो ये यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल होता है, नॉट फाइनल माइनस इनिशियल. इनिशियल माइनस फाइनल, और बाहर कोई माइनस साइन नहीं है. तो हम यूजुअली कैलकुलेट करते हैं बाय कीपिंग थीटा वन 90 एंड देन थीटा टू एट थीटा. यानी हम मान के चलते हैं कि पहले डाइपोल ऐसा था, फिर यहाँ से कुछ ऐसा रोटेट हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो पहले था 90, अब थीटा हो चुका है. तो डाइपोल पहले ऐसा था, अब यहाँ से यहाँ तक गया, इसीलिए थीटा वन 90, थीटा टू थीटा. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन्फिनिटी हो जाता है कहाँ पे, या जीरो हो जाता है कहाँ पे, एट इन्फिनिटी. ठीक है, पोटेंशियल का वैल्यू इन्फिनिटी पे जीरो है. ऑब्वियसली पोटेंशियल इज वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट. तो इन्फिनिटी पे छोड़ के आने के लिए तो वर्क डन करना ही नहीं है ना, वहाँ से ही तो लाना था तुम्हें, तो तुम वहीं पे छोड़ के आ गए, तो वर्क डन कितना होगा, जीरो. कुछ काम ही नहीं किया तुमने, तुम्हें बोला गया था यहाँ से यहाँ तक लेके आओ, तुमने वहीं पे छोड़ दिया, तो वर्क डन जीरो. तो पोटेंशियल इज एनर्जी इज जीरो. एट थीटा जीरो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, जहाँ पे भी थीटा जीरो होता है, यानी डाइपोल पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आ जाता है. यानी जब ये डाइपोल पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड पे ऐसा सो जाएगा ना, ऐसे केस में जब पूरा सो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम एंड इट इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल्स टू 180 एंड पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट थीटा इक्वल्स टू 90. तो जब थीटा 180 होगा यानी ये चार्ज पूरा उल्टा घूम जाएगा, ये घूम के पूरा इधर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस यहाँ पे चला जाएगा. ऐसे केसेस में इट विल बी मैक्सिमम, यानी ये जीरो कब होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री. नेट फोर्स ऑन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. ठीक है, डाइपोल पे नेट फोर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे हमेशा जीरो होता है, बट नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे इट इज़ नॉन जीरो. डिफरेंस समझो. अभी अभी हमने कहा था ना कि यूनिफॉर्म है तो इधर का फोर्स और इधर का फोर्स कैंसिल हो गया, तो नेट फोर्स जीरो. अब नॉन यूनिफॉर्म में जाते हैं. नॉन यूनिफॉर्म कुछ इस तरह से दिखेगा. अगर यहाँ पे एक डाइपोल डाल दें तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस है, इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे माइनस है. ये माइनस इस प्लस को खींचेगा इस डायरेक्शन में, ये माइनस इस प्लस को खींचेगा इस डायरेक्शन में. बट क्योंकि यहाँ पे लाइंस रेड कलर के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो ज़्यादा क्राउडेड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम है. तो अगर यहाँ पे मैं फोर्स निकालूंगा ना Q इंटू ई, वैल्यू कम आएगा. यहाँ पे अगर फोर्स निकालूंगा Q इंटू ई, वैल्यू ज़्यादा आएगा. यानी यह नेट फोर्स इज नॉट ज़ीरो. यानी यह डाइपोल घूमेगा और इधर एक इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, बिकॉज ये वाला फोर्स ज़्यादा है ना, इट विल फेस ए नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन.
तो इन दोनों में जो भी ज़्यादा फोर्स होगा डाइपोल उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, वेर क्यू इज द ऑब्जर्विंग चार्ज। और ऐसे चार चार्ज का सिस्टम हो तो पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्जेस इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम प्लस चार्जेस इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम प्लस चार्जेस इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। चार चार्जेस हुआ तो चार, पाँच हो तो पाँच। एक और बात याद रखना, इन केस ऑफ हेक्सागन अगर ये डिस्टेंस ए है तो सेंटर से अगर लाइन खींचोगे तो ये डिस्टेंस भी ए होगा, ये डिस्टेंस भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ये वाला फॉर्म प्रूफ भी याद रखना। यहाँ पे याद रखना ये जो v1 है ना ये नहीं लिखना है, r1 इज फंक्शन। ये जैसे f ऑफ x लिखते हैं ना कि f इज ए फंक्शन ऑफ x, वैसे v r1 यानी v इज ए फंक्शन ऑफ r1। तो इनको r1 r2 काट के इसको v1 बना दो, इसको v2 बना दो, इसको v2 बना दो, इसको v1 बना दो, इसको v2 बना दो, यानी दैट इज द पोटेंशियल एट r1। ये है v1, यहाँ पे पोटेंशियल, और यहाँ पे पोटेंशियल है v2। तो जब हम पहले चार्ज को लेके आ रहे थे तो पोटेंशियल कौन दे रहा था? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब सेकंड चार्ज को लेके आ रहे थे तब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दे रहा था, बट सेकंड चार्ज को लेके आते वक्त Q1 भी तुम्हें अपोज कर रहा था या पोटेंशियल दे रहा था, तो उसका भी एडिशन हुआ है यहाँ पे। सो दिस थर्ड टर्म इज फॉर Q1 जो पहले हम रख चुके हैं। तो पहले हम Q1 लेके आए थे, तब तो Q2 नहीं था, तो Q1 को अपोज किसने किया? सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने, V1 ने। अब जब Q2 लेके आ रहे हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने तो अपोज किया ही है, बट इस Q1 ने भी अपोज किया है, तो तीन टर्म्स। शील्डिंग वगैरह का डेफिनेशन सीखना। अगर दो कंडक्टर्स अलग अलग साइज के होंगे और दोनों को आपस में शॉर्ट कर दोगे तो चार्ज इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज इनका साइज अलग है, तो चार्ज इक्वल नहीं होगा। बट अगर साइज सेम होता तो चार्ज इक्वल हो जाता, क्योंकि साइज सेम नहीं है तो चार्ज अलग होगा, बट दे विल हैव सेम पोटेंशियल। किसी भी दो चीज़ को टच करा दोगे तो दे आर ऑलवेज एट सेम पोटेंशियल। अगर कोई बॉडी है जिसका पोटेंशियल है v और एक और बॉडी है जिसका पोटेंशियल है v डैश, और v डैश को v के अंदर डाल दोगे तो इसका नेट पोटेंशियल बन जाएगा v प्लस v डैश। कैपेसिटर का प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सीखना, ये पॉइंट्स पढ़ना। ई नेट वगैरह। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी इज नथिंग बट चार्ज बाय एरिया, जहाँ पे Q1 है चार्ज ऑन द चार्ज ऑफ द डाइपोल सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ d इन द प्लेट हैविंग एरिया a। यानी जो मेरा डाइलेक्ट्रिक का स्लैब है ना, जिसको हमने कैपेसिटर प्लेट के अंदर डाला था, उस डाइलेक्ट्रिक के स्लैब में जो चार्ज पर यूनिट एरिया है, ठीक है, जो ये चार्ज डेंसिटी है उसको हम बोलते हैं P, पोलराइजेशन डेंसिटी। तो हमें पहले से ही पता है कि ये जो चार्ज बाय एरिया है इट इज़ द चार्ज डेंसिटी ऑफ व्हाट? चार्ज डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो P माने सिग्मा P, सिग्मा P का एक और फॉर्म है P लिखना। अब ये तो हमें पहले ही पता है कि अगर हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट दे रहे और डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम इन दिस डायरेक्शन, इसको बोलेंगे EP, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा कंपेयर टू डाइलेक्ट्रिक। तो ई नेट विल बी इक्वल्स टू बड़ा वाला फील्ड माइनस छोटा वाला फील्ड, बिकॉज छोटा वाला इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हम ई नॉट को क्या लिख सकते हैं? ई नॉट को लिख सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई नॉट का लिख लिया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ई पी को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ले लो कॉमन, कॉमन नहीं एलसीएम, ये सारे सिग्मा है, ठीक है, तो वहाँ से ले लो एलसीएम तो आ गया दिस। तो हमने पहले ही पता है इसको वैल्यू को क्या बोलेंगे, सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट को, सिग्मा पी इज पी, तो पी एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटेंस Q इक्वल्स टू सी वी, याद रखना Q इक्वल्स टू सी वी जहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे अगर किसी केस में पोटेंशियल को कांस्टेंट रखोगे तो बाकी दोनों चेंज होंगे ही मस्ट।
अगर किसी केस में Q कांस्टेंट रखोगे तो बाकी दोनों चेंज होंगे ही मस्ट, किसी केस में C कांस्टेंट रखोगे तो बाकी दोनों चेंज होंगे ही मस्ट। तो ये था पहला पॉइंट। अगर कोई बैटरी कनेक्ट कर रहे हो ना कैपेसिटर पे, तो याद रखना पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बैटरी का काम ही है पोटेंशियल मेंटेन करना। तो जब तक बैटरी किसी सर्किट में कनेक्टेड है, V विल बी कांस्टेंट। तो अगर V कांस्टेंट रखना है तो Q ऑन C विल चेंज। एंड डिस्कनेक्टेड बैटरी, अगर बैटरी खोल के रख दोगे तो Q कांस्टेंट हो जाता है, और Q कांस्टेंट होगा तो C और V विल हैव टू चेंज। ठीक है। तो किसी भी केस में अगर बैटरी पर कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है और तुम कैपेसिटर मूव कर रहे हो, चेंज हिला रहे हो, हटा रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। और अगर बैटरी खोल दिया है और अब तुम कैपेसिटर के प्लेट्स को मूव कर रहे हो और सर्किट ओपन है, ओपन यानी तुमने बैटरी खोल के सर्किट को ऐसा ओपन छोड़ दिया, तो क्या होगा कि चार्ज यहाँ से निकल के जाने का जगह नहीं है, बिकॉज ये ओपन सर्किट है, तो चार्ज वहाँ पे रुक जाएगा क्योंकि उसको जाने के लिए कोई जगह नहीं मिला। ऐसे केसेस में Q इज़ कांस्टेंट, तो Q कांस्टेंट है तो बाकी दोनों चेंज होंगे। ठीक है। और कैपेसिटेंस मैंने क्या क्या कहा था कि तुम्हारे घर में कितने लोग रहने का जगह है, इट डज नॉट मीन उतने ही लोग हैं घर में। जैसे तुम्हारे घर में 2 रूम है, 2 रूम में 4 लोग रह सकते हैं, तो कैपेसिटी है तुम्हारा 4 लोग, उसमें 2 लोग भी रह सकते हैं, एक भी रह सकते हैं, ज़ीरो भी रह सकते हैं। तो वो जो रह रहे हैं लोग, दैट आर योर चार्जेस, और जो कैपेसिटी है तुम्हारा, दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट याद रखो फेरेड। फेरेड के कन्वर्शंस माइक्रो मिली, ये फॉर्मूलाज भी वेरी केयरफुल के आते हैं। डायरेक्टिक स्लैब वाला भी आता है, डायरेक्टिक कांस्टेंट का फॉर्मूला। पार्शियली फील्ड होगा तो ये तो उतना नहीं चाहिए, बट यहाँ पे क्या होता है कि बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम, ना बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया है E0 और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया है E। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड इज E0 और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब दे रहा है दैट इज E। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E0 माइनस E। प्रूफ्स के फॉर्मूलाज याद रखना। स्पेरिकल कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर का स्पेयर शेप में, तो उसका फॉर्मूला ये होगा जहाँ पे R होगा रेडियस। अगर इंट्रोड्यूस करोगे डाइलेक्ट्रिक इनटू ए कैपेसिटर, तो into a capacitor it decreases the electric field which decreases the voltage which increases the capacitance। कैपेसिटर के प्लेट के अंदर डायलेक्ट्रिक डालने से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, वोल्टेज कम होता है और कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, 2 प्लेट्स में एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है, तो दोनों के बीच में कॉलम से रिपल्सिव ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इस फोर्स का फॉर्मूला है क्यू ई यानी सिग्मा ए। क्यू को क्या लिख सकते हैं, चार्ज डेंसिटी बाई एरिया, सॉरी, सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज बाई एरिया, तो क्यू इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, तो सिग्मा इंटू ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया आंसर। सिर्फ सिग्मा होगा। कम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अगर 2 कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, ठीक है, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक ऐसे डालोगे, ये आ गया पहला डाइलेक्ट्रिक, ये आ गया दूसरा डाइलेक्ट्रिक। अगर ऐसे डाल रहे हो ना एक के बाद एक, तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखो कैपेसिटर का प्लेट ये रहा, ये रहा कैपेसिटर का प्लेट, और यहाँ पे आया 2 डाइलेक्ट्रिक, तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर केसेस में ऐसा हो जाए, कैपेसिटर का प्लेट और डाइलेक्ट्रिक ऐसे प्लेस करते हैं, और सीरीज में 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2, यानी k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू k1 k2 by k1 प्लस k2, ये वाला फॉर्मूला। तो दिस इज़ फॉर सीरीज, दिस इज़ फॉर पैरेलल। सीरीज में एक के बाद एक, पैरेलल में एक के ऊपर एक। ये फॉर्मूलाज याद रखना सीरीज पैरेलल कैपेसिटर का। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का तीन तीन अलग फॉर्मूला है। ठीक है, एनर्जी कैपेसिटर में किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कैपेसिटर का व्हिटस्टोन ब्रिज भी है, यहाँ पे देख लो। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना होता है वो भी एक ही साथ देख लो। यहाँ का पोटेंशियल ए है तो यहाँ का पोटेंशियल भी ए होगा। अब यहाँ से अनइंटरप्टेड नहीं है, बीच में इंटरप्शन है, तो ये ए होगा, तो ये मान लो सी है। सिमिलरली ये बी है तो ये पॉइंट भी बी होगा, कोई इंटरप्शन नहीं है। फिर बी से यहाँ तक इंटरप्शन है तो ये डी हो जाएगा।
अब जो भी तुम बीच में ले रहे हो ना, ये वैल्यूज टर्मिनल वाले को छोड़ के, ये जो बीच के वैल्यूज लेते हो ना, इनको हमेशा पैरेलल में लिखना होता है। हमेशा अगर यहाँ पे 4 वैल्यूज होंगे तो 4 पैरेलल में लिखेंगे, एंड देन यू हैव टू राइट द टर्मिनल वंस ए एंड बी। अब चेक करो, ये जो C1 है, ये किन दोनों के बीच में है? C1 इज बिटवीन ए एंड सी, तो ए एंड सी के बीच में आ गया C1। फिर C2, इट इज़ बिटवीन बी एंड इट इज़ बिटवीन बी एंड सी, तो बी और सी के बीच में आ गया C2। फिर आ गया C4 इज बिटवीन बी एंड डी, तो इसमें आ गया C3। और एक और है C5 इज बिटवीन सी एंड डी। तो अगर इन दोनों का रेशियो बाई इन दोनों का रेशियो इक्वल हो जाए, देन कोई भी करंट C5 से पास नहीं होगा। तो वो ड्रॉ करना नहीं करना एक ही बात है, एज इट इज सेम एज विस्टन का वो वाला कंडीशन। ठीक है, ये वाला भी याद रखना। अगर दो कैपेसिटर्स हैं, एक का पोटेंशियल है V1, वो एक और कैपेसिटर से कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल है V2, देन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और जो नेट पोटेंशियल होगा ना, हायर से लो फ्लो करने के बाद जो नेट पोटेंशियल अचीव होगा, वो होगा C1 V1 माने इनिशियल वोल्टेज प्लस C2 V2 C2 का इनिशियल वोल्टेज डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देख के आंसर करना। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वही वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर बैटरी कनेक्टेड रहेगा देन पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। अगर तुम सर्किट ओपन कर दोगे यानी चार्ज जाने का कोई जगह नहीं बच रहा है, अगर चार्ज जाने का जगह है तो चार्ज विल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। पर अगर चार्ज जाने का जगह ही नहीं बच रहा है, तुमने सर्किट का वायर खोल दिया है कि चार्ज इससे इस पे नहीं जा पा रहा है, तुमने मान लो ये वाला स्विच खोल दिया है, तो चार्ज ये भी खोल दिया, ये भी खोल दिया, चार्ज को जाने का कोई जगह नहीं है। तो चार्ज को अगर जाने का जगह नहीं होगा तो Q विल बी कांस्टेंट। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा गया था कि पहले K1 इज ओपन एंड K2 इज क्लोज्ड। ठीक है, पहले K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन। तो अगर पहले K1 लगाएंगे, K2 खोल देंगे, तो C1 और बैटरी का पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, K1 को क्लोज कर रहे हैं और इसको ओपन कर रहे हैं। यानी ये हो गया पहला सिचुएशन, कैपेसिटर मेरा चार्ज हो गया मान लो अप टू V। अब मैंने इसको खोल दिया और इसको लगा दिया। अब कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है? नो। तो कैपेसिटर और इस कैपेसिटर अपना वोल्टेज सेम करने का ट्राई करेगा, बिकॉज दिस इज एट हायर पोटेंशियल। बिकॉज ये चार्ज हो चुका है तो नहीं हुआ है, तो ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो यहाँ से यहाँ चार्ज आएगा कब तक, जब तक दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं आ जाते। तो एट द एंड दे बोथ विल बी एट V। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है कि चार्ज ऑन C1 गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट V1 इक्वल्स टू V2। ये दोनों इक्वल हो ही जाएंगे, बिकॉज तब तक चार्ज फ्लो करता जाएगा जब तक हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। चार्ज विल कीप ऑन मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और ये हायर पोटेंशियल पे क्यों है, बिकॉज इससे इनिशियली बैटरी कनेक्टेड था, इससे नहीं था। तो ये चार्ज हो पाया या नहीं हो पाया, तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, और इससे चार्ज यहाँ पे जाएगा ताकि इसका भी पोटेंशियल बढ़ के इक्वल हो जाए। तो चार्ज विल कीप ऑन फ्लोइंग। ठीक है, अब चार्ज इक्वल फ्लो होगा कि अलग फ्लो होगा, अब ये तुम लोग लॉजिक से देखो। क्या C1 और C2 सेम घर है? नहीं। हो सकता है इस घर में 8 लोग रहने का जगह हो सकता है इसमें 10 लोग रहने का जगह हो। चार्ज कैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा? चार्ज विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तुम्हारा घर छोटा है तो तुम्हारे घर में कम लोग रहेंगे, मेरा घर बड़ा है तो मेरे घर में ज़्यादा लोग रहेंगे। तो चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट सच दैट इसका Q1 इसका Q2, बट ऐड करने के बाद हमें नेट चार्ज सेम मिलेगा। अगर पहले इस पे Q था तो अभी डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी Q ही मिलेगा। तो ये A एंड D आर करेक्ट। ये वाला भी खुद से करना। और एक और बात याद रखना, कैपेसिटर के बाहर, क्योंकि कैपेसिटर ऑपोजिट चार्ज है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आया हो कि ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स के लिए बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर मिलता है। ये वाला भी देखना, दिस टू।
ये दोनों भी 16, 20, ये सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं। अगर करना है तो इन्हीं क्वेश्चंस को एग्जाम्पलर के बुक से भी कर सकते हो। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ड्यूट वेलोसिटी का डेफिनेशन, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ठीक है, ये सारे डेफिनेशन सीखना, रिलैक्सेशन टाइम वगैरह का। RMS वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी, मीन फ्री पाथ इज एवरेज पाथ। ड्यूट वेलोसिटी का प्रूफ, यहाँ पे ये वाला बात पॉइंट याद रखना, एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड and acceleration is constant for all the particles because external electric field is same। सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम दिया गया है तो सबका एक्सेलरेशन सेम। ये बातें याद रखना, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम नॉट रिलैक्सेशन टाइम। ये नॉर्मल टाइम का इंडिपेंडेंट है, रिलैक्सेशन टाइम का नहीं। एक और फॉर्मूला है ड्यूट वेलोसिटी का, जहाँ पे ई को हमने v बाई एल किया है, तो ये पोटेंशियल और लेंथ ऑफ द कंडक्टर के साथ रिलेटेड है। डायरेक्शन ऑफ द ड्यूट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन इन मेटल इज अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर दोगे इलेक्ट्रॉन उसके उल्टा मूव करेगा, ये ऑब्वियसली है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर दे रहे हैं यानी यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, और इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, टुवर्ड्स द प्लस, तो याद रखना। तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट डेंसिटी का डायरेक्शन सेम है। drift velocity is proportional to electric field, that is greater the electric field larger will be the drift velocity। when a steady current flows, अच्छा, when a steady current flows through the conductor, अगर करंट स्टेडी है यानी I का वैल्यू कांस्टेंट है, I का वैल्यू कांस्टेंट है, और वायर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है यानी कुछ पार्ट चिकना है तो कुछ पार्ट मोटा है, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी मोर इन द स्मॉलर एरिया एंड विल बी लेस इन लार्जर एरिया। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा, वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगा, बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये आई इक्वल्स टू वीना फॉर्मूला से आ रहा है, ठीक है। आई इक्वल्स टू वीना था ना, आई इक्वल्स टू वीना, जहाँ पे वी डी इक्वल्स टू आई बाई ई एन ए। तो अगर आई कांस्टेंट है देन वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है, अगर आई कांस्टेंट है तो। सिमिलरली अगर कहीं पे डायमीटर इज डबल्ड एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज क्वाड्रुपल्ड एंड करंट इज आल्सो क्वाड्रुपल्ड, यानी करंट भी चेंज हो रहा है, एरिया भी चेंज हो रहा है, ऐसे केसेस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल नॉट चेंज, बिकॉज अगर करंट भी चेंज होगा एरिया भी चेंज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का चेंज कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। तो अगर करंट तुम कांस्टेंट नहीं रख रहे हो, करंट इज चेंजिंग एंड एरिया इज आल्सो चेंजिंग, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल आल्सो चेंज। ये रिलेशंस याद रखना। ऐसे वाले केसेस में, ठीक है, जहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है वायर में, वहाँ पे करंट रिमेन्स कांस्टेंट होगा, ठीक है। ऐसे केसेस में जहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, ऐसे केसेस में करंट रिमेन्स कांस्टेंट एज देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, क्योंकि चार्ज बीच में रुक नहीं सकते, यहाँ पे चार्ज रुक नहीं सकते ना, चार्जेस कैनॉट एक्यूमुलेट, यहाँ पे रुक थोड़ा रुक के फिर आगे जाएंगे ऐसा नहीं होता, तो चार्जेस कंटिन्यूसली फ्लो करते जाएंगे। तो यहाँ पे जितना चार्ज फ्लो करेगा यहाँ पे भी उतना ही करेगा, यहाँ पे भी उतना ही करेगा। सोच के देखो, अगर ये पाइप हुआ और यहाँ से तुमने 3 किलो सीमेंट डाल दिया तो यहाँ से 3 किलो सीमेंट ही निकलेगा, तो उतना ही कहानी है, जितना डालोगे उतना निकलेगा, बीच में रुकने का कोई ऑप्शन नहीं है। चार्ज ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, इन ए कंडक्टर दैट इज कैरिंग करंट, यानी कंडक्टर जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द कंडक्टर इज सेम। एक कंडक्टर में अगर चार्ज जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, बिकॉज कंडक्टर बना किस चीज़ से, कंडक्टर इज मेड ऑफ एटॉम्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास उतना ही प्रोटॉन होता है। हेंस नेट चार्ज इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज जीरो, हमेशा किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में नेट चार्ज हमेशा जीरो होता है, बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं। और अगर कोई चार्ज है जो किसी और चार्ज के अराउंड रोटेट हो रहा है, तो ऐसे केसेस में करंट इज कॉल्ड क्यू इंटू फ्रीक्वेंसी, दिस इज न्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम 1/t लिख सकते हैं, तो Q/T, एंड टी का फॉर्मूला है T इक्वल्स टू डिस्टेंस यानी दिस सरकमफरेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। तो हम 1/t को लिख सकते हैं V/2/r, दिस इज V, ठीक है, V/2/r। तो वहाँ से आके हमारे पास Q इक्वल्स टू ω/2π, क्योंकि V/r इज व्हाट, V/r इज ओमेगा, तो ये है V एंड दैट इज न्यू, ये हो गया V एंड दिस इज न्यू, बस।
इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का फॉर्मूला भी याद रखना। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का 3 फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, याद रखना। करंट डेंसिटी, बी वेरी केयरफुल विद करंट डेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ। ठीक है, ये कभी कभी एग्जाम में देता है कि ये प्रूफ करके दिखाओ, और वहाँ पे गिवन होता है कि ड्रिफ्ट, ये जो वैल्यू है ना सिग्मा, इसका वैल्यू है दिस। तो हम इसको लिख के वी नो ना लिख के हम लिखेंगे बाई क्वेश्चन दिस। कभी कभी ये प्रूफ करने को देता है। एक और चीज़ जो यहाँ से प्रूफ करने को मिलता है वो है सिग्मा बाई सिग्मा इंटू ई ना, सिग्मा इज कंडक्टिविटी। तो कभी लोग कंडक्टिविटी की जगह दे गिव 1 बाई रेजिस्टिविटी, इट इज़ द सेम थिंग एज कंडक्टिविटी। तो अगर ये प्रूफ भी आ रहा है तो भी सेम प्रूफ करना है। J equals to E by rho, J equals to sigma E, they are the same proof। because sigma है conductivity, that is 1 by rho, माने conductivity क्या होता है, it is 1 by rho। current density is always in the direction of electric field, याद रखना। current density in terms of electric field, current density relates with electric field as ये वाला relation, ठीक है, इन तीनों values equal है। direction of current density is same as electric field। if electric field is uniform and constant, then current density will also be constant। if electric field is zero, then current density and hence current will be zero। electric field zero तो current density zero। it is worth noting, ये सारे बातें याद रखना। it is worth noting that electric field inside a charged conductor is zero, but it is non-zero inside a current carrying conductor। तो एक चार्ज कंडक्टर जहाँ पे कोई चार्ज मूविंग नहीं है, स्टेशनरी है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ज़ीरो। बट एक ऐसा कंडक्टर जिस पे चार्ज मूव कर रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ज़ीरो। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द फॉर्मूला V बाई एल, जहाँ पे V है पोटेंशियल डिफरेंस, L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। बट मूविंग चार्जेस वाले कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जीरो होता है, आउटसाइड द कंडक्टर। ठीक है, आई इक्वल्स टू वीना। वीना के अलग अलग इटरेशंस हैं, यहाँ पे चार चार अलग अलग इटरेशंस आए हैं जो फॉर्मूलाज को चेंज कर करके हमने बनाए हैं। करंट डेंसिटी इनटू एरिया इज आई, जे इक्वल्स टू वाई बाई 1/i। और ये वाला क्वेश्चन याद रखना, अगर एक ऐसा पाइप हो, ठीक है, पाइप या करंट का वायर, जो यहाँ पे एरिया डिफरेंट है, यहाँ पे एरिया डिफरेंट है, बट आई इज कांस्टेंट, यानी इसमें से सेम करंट पास हो रहा है। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी इनटू एरिया, यानी आई इज व्हाट, जे आई इंटू ए आई ए वन, और इधर से करंट जे टू इंटू ए टू। सिंस करंट इज कांस्टेंट तो दोनों करंट सेम होगा, यानी जे वन ए वन इक्वल्स टू जे टू ए टू। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये वाला याद रखना, बहुत सिंपल है कि अगर करंट दोनों केसेस में, क्योंकि करंट इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, तो इधर जितना करंट घुसेगा यहाँ पे उतना ही निकलेगा। तो J1 A1 equals to J2 A2। In absence of electric field, the path of electron between two successive collision is a straight line। और presence of electric field, it can be curved। ओम्स लॉ का ग्राफ याद रखना, I वर्सेस V होता है, ठीक है। ओम्स लॉ का ग्राफ इज I वर्सेस V। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। ओम्स लॉ के नेगेटिव पॉइंट्स याद रखना। यहाँ पे याद रखना, अगर एक कंडक्टर को खींच के चिकना कर दोगे ना, खींच के, तो तुम्हारा लेंथ बढ़ जाएगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। ऐसे केसेस में वॉल्यूम विल बी फिक्स्ड, बिकॉज तुमने कुछ काट के नहीं फेंका है। तो यहाँ पे कंडक्टर का वॉल्यूम जितना होगा, तुमने यहाँ पे शेप चेंज किया है, लेकिन वॉल्यूम उतना ही रहेगा। अगर ये 2 ml है तो यहाँ पे 2 ml ही मिलेगा, बिकॉज तुमने काटा कुछ नहीं है ना, बस शेप चेंज किया है, वॉल्यूम तो उतना का उतना ही रहेगा। जैसे तुमने छोटे ग्लास का पानी खींच के, मान लो छोटे ग्लास का पानी खींच के एक लंबे थिन पैकेट के अंदर डाल दिया, पानी तो ग्लास में जितना था पैकेट में उतना ही है ना, बस शेप चेंज हुआ है। तो वॉल्यूम इज सेम। ये रिलेशन याद रखना, अगर लेंथ गिवन हो देन रेडियस एंड लेंथ आर स्क्वायर रिलेटेड। यानी अगर मान लो 1 सेंटीमीटर लेंथ है, इसको तुमने 5 सेंटीमीटर कर लिया, तो रेडियस में कितना चेंज होगा, इट विल बी R1/R2 L1/L2 होल थिंग स्क्वायर। अगर कभी एरिया गिवन हो कि रेडियस पहले 3 सेंटीमीटर का था, अब तुमने छोटा करके इसको 1 सेंटीमीटर कर लिया, तो रेडियस में रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा। द रिलेशन इज लाइक दिस, इनवर्स रिलेशन टू द पावर 4। आफ्टर स्ट्रेचिंग, इफ द लेंथ इंक्रीजेज बाई n टाइम्स, अगर लेंथ n टाइम्स इंक्रीज होगा तो नया रेजिस्टेंस होगा n स्क्वायर टाइम्स,
और अगर रेडियस डिक्रीजेस बाय 1/n टाइम्स तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा n⁴ टाइम्स, ठीक है, बिकॉज एरिया रेडियस कम होता है तो एरिया कम होता है, एरिया कम होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इनवर्स रिलेशन, इसीलिए मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो एरिया में कोई चेंज करोगे तो पावर 4, लेंथ में कोई चेंज करोगे तो पावर स्क्वायर, देयर आर टू रिलेशंस। ये वाला रिलेशन ऊपर का रिलेशन सेम है, तुम्हें अगर ऊपर वाला सीखना है तो ऊपर वाला सीख सकते हो, दीज टू, लेंथ के लिए स्क्वायर, रेडियस के लिए 4। अगर स्ट्रेचिंग के बाद लेंथ इंक्रीजेस बाय x%, देन रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय ट्वाइस x%, जहाँ पे x शुड बी लेस देन 10। इस ग्राफ में i वर्सेस v है, नेगेटिव स्लोप यहाँ पे मिल रहा है, तो इस पार्ट को बोलेंगे नेगेटिव रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला सीखना, ये फॉर्मूलाज, टेम्परेचर डिपेंडेंस का रिलेशन वगैरह, बी वेरी केयरफुल, तीनों ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे याद रखना मेटल्स के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है विद टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे कोलिशंस बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, कोलिशन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इन केस ऑफ नॉन मेटल्स अल्फा इज 0, उनका टेम्परेचर के साथ कुछ खास चेंज नहीं होता, ठीक है। नॉन मेटल्स में टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता। एंड सेमीकंडक्टर्स, फॉर सेमीकंडक्टर इट इज़ लेस देन 0, बिकॉज सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होता है। तो मेटल्स के केस में रेजिस्टेंस बढ़ता है तो ए ग्रेटर देन 0, नॉन मेटल्स में कोई चेंज नहीं होता तो ए अल्फा इक्वल टू 0, सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस घट जाता है तो ए लेस अल्फा लेस देन 0। यहाँ पे मेटल का भी एक ग्राफ है, सेमीकंडक्टर का है और सुपर कंडक्टर का। इलेक्ट्रिक पावर, रेजिस्टर्स इन सीरीज, पैरेलल, बाकी सब चीज़ें वीडियो में है, बहुत ध्यान से देखना वीडियो, इस चैप्टर का वन शॉट। याद रखना पावर डिसिपेटेड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, कोई भी सर्किट का जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा उस पर पावर होगा पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या वी कौन सा है, दिस इज ई माइनस आई आर वाला वी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। इसको आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, इसको वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं, इसको ई बाई आर। पावर डिलीवर्ड विल बी मैक्सिमम, पावर कब डिलीवरी मैक्सिमम होगा, जब लोड रेजिस्टेंस विल बिकम इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बहुत ध्यान से याद रखना, किसी भी सर्किट का पावर डिलीवरी मैक्सिमम कब होगा, जब तुम्हारे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और तुम्हारे सर्किट का जो लोड रेजिस्टेंस है दोनों इक्वल हो जाएगा। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ये सब हो चुका है, ये बातें ध्यान देना, प्लस माइनस तो एडिशन होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये सब हो चुका है पहले, ये पढ़ के देखना एक बार, जस्ट गिव इट ए रीड, ठीक है, समझ में आया तो रखो, नहीं तो कनेक्ट छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस केस में बैटरी देखो प्लस माइनस सही सही कनेक्टेड है, प्लस प्लस यहाँ पे मीट हो रहा है, माइनस माइनस यहाँ पे मीट हो रहा है, तो ई इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू ई। बट इस केस में प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों मीट हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस माइनस दोनों मीट हो रहा है, और बैटरी का पोटेंशियल सेम है, तो नेट वोल्टेज विल बी 0। इस केस में नेट वोल्टेज सेम होगा, बिकॉज से एक ही पॉइंट को दोनों दो हाथ से टच कर रहे हैं, तो आंसर सेम आना चाहिए, ई, तो आंसर भी ई। बट यहाँ पे दोनों हाथ से टच तो कर रहे हैं बट उल्टा कर रहे हैं, तो आंसर इज 0। किरचॉफ के लॉज है। वेस्टर्न ब्रिज कंडीशन याद रखना, वेस्टर्न ब्रिज का कंडीशन मैक्सिमम कब होता है, यानी मोस्ट सेंसिटिव वेस्टर्न ब्रिज कब होता है, जब P बिकम्स इक्वल टू Q बिकम्स R, माने ये सब एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, तब वेस्टर्न ब्रिज बिकम्स मोस्ट सेंसिटिव। ये वाले चीज़ें बहुत ध्यान से याद रखना, ये मैंने नोट्स में बता के दिया है, एज में कहाँ कहाँ कनेक्ट होता है बैटरी, फेस में कहाँ कहाँ कनेक्ट होता है, बॉडी डायगोनल में कहाँ होता है, वन शॉट देख लेना, ठीक है। यहाँ पे बता के देता हूँ, बॉडी डायगोनल में यहाँ और यहाँ, फेस डायगोनल में यहाँ और यहाँ, एज डायगोनल में यहाँ और यहाँ।
बैटरी कनेक्ट होता है। दिस क्वेश्चंस 24, 25, 28, ये सारे क्वेश्चन देखना। ठीक है, तो मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म, इसमें और स्टेट का कंडीशन याद रखना, SNOW स्नो, याद रखना स्नो। करंट अगर साउथ से नॉर्थ जाएगा और वायर कंपास के ऊपर से जा रहा है, ठीक है, कंपास के ऊपर से जा रहा है वायर, यानी ओवर, कंपास के ओवर से जा रहा है वायर, देन डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स वेस्ट, तो कंपास वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो करंट अगर साउथ से नॉर्थ जा रहा है और कंपास वायर के नीचे है, यानी वायर कंपास के ऊपर है, ओवर है, तो डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स साउथ, तो डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स साउथ, दिस इज कॉल्ड स्नो। ये पढ़ लेना एक बार, समझ में आ जाएगा। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वायर, तो अगर वायर ऐसे जा रहा है ना, और वायर्स, मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, तो डिस्टेंस वेक्टर हो गया ये, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ डिस्टेंस वेक्टर एंड द करंट डायरेक्शन वेक्टर, तो अगर करंट ऐसे जा रहा है, डिस्टेंस ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यानी अगर ये एक्स है, ये वाई है, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ डिस्टेंस वेक्टर एंड द करंट वेक्टर, दोनों के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड along the r vector, but magnetic field is perpendicular to r vector, but electric field is parallel to r vector। बाहर से वर्ड लो वगैरह सीखना, थीटा किन दोनों के बीच का एंगल होता है, करंट एंड डिस्टेंस वेक्टर, करंट एंड डिस्टेंस वेक्टर के बीच का एंगल होता है थीटा। के का यूनिट वगैरह सीखना, डायरेक्शन ऑफ डीबी, डीबी इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डीएल एंड आर, आर कैप, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है डीबी, जो अभी अभी मैंने कहा था। बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ करंट यानी लेंथ वेक्टर वायर एंड द डिस्टेंस वेक्टर, तो अगर करंट का वायर ये है, तो लेंथ वेक्टर यानी करंट का डायरेक्शन, इसका मतलब करंट के डायरेक्शन के अलोंग लेंथ इसके परपेंडिकुलर, और इस डिस्टेंस वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल वगैरह सीखना। राइट हैंड थंब रूल में फिर से एक बार जैसे सिंप्लीफिकेशन के लिए, अगर करंट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो थंब फिंगर जाएगा करंट को, अगर करंट सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो कर्ल फिंगर्स जाएंगे करंट को, जो हाथ हाथ के कर्ल फिंगर्स होंगे वो जाएंगे करंट को। ये फॉर्मूलाज वगैरह प्रूफ वेरी इंपॉर्टेंट। सर इस केस में एक और बात याद रखना, ऐसे ये हो गया ना सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, और एक है हमारा एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप, तो इन दोनों के अगर रेशियो लेंगे ना, तो बी सेंटर बाई बी एक्सिस, द रेशियो इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर है रेडियस और एक्स है डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, एक्स, कितने दूर पे ऑब्जर्व कर रहे हो, टू द पावर 3/2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। वैसे ये आता कहाँ से कि सेंटर का फॉर्मूला डिवाइडेड बाई इसका फॉर्मूला, बट शॉर्ट फॉर्म है ये। और याद रखना यहाँ पे एन इज नंबर ऑफ टन्स, ठीक है, एन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टन्स है, यानी कैपिटल एन, स्मॉल एन भी लिख सकते हो, बट याद रखने के लिए कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ टन्स। यहाँ पे भी कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ टन्स। एम्पेयर सेकेंडल लॉ सही से सीख लेना, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हाँ, एम्पेयर सेकेंडल लॉ में जो बी डी एल है, वहाँ पे जो आई है ना, दिस आई, म्यू नॉट आई, दैट आई इज ऑल द करंट इनसाइड द लूप, जो भी लूप तुम चूज कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड का, जो भी लूप तुम ले रहे हो, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लूप, जो भी मैग्नेटिक फील्ड का लूप तुम ले रहे हो उसके अंदर जितने भी करंट है, सब करंट का समेशन होता है आई, एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द करेंट्स, ऑल द इनसाइड आउटसाइड सबका मिला के जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, दैट इज बी, एंड करंट ओनली इनसाइड वाला। अब इनसाइड में चेक करो, इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आने के लिए थंब फिंगर शुड बी पॉइंटिंग आउटसाइड द स्क्रीन। अगर तुम लोग अभी लैपटॉप के स्क्रीन या फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर हाथ फेरोगे, इस डायरेक्शन में कर्ल करोगे उंगलियों को,
तो योर थंब फिंगर, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो योर थंब फिंगर विल बी पॉइंटिंग अपवर्ड्स आउटसाइड। तो ये दोनों करंट तो फिर जीत गए, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड इनका डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं। तो I1 प्लस I3 एंड I2 इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो I1 प्लस I3 माइनस I2। कैसे चेक किया, फिर से कह रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अगर इसके डायरेक्शन में हाथ के कर्ल फिंगर्स इनको इस डायरेक्शन में रखोगे तो थंब विल बी पॉइंटिंग आउटसाइड द स्क्रीन। तो बाहर वाले जीत गए, ये तुम्हारी तरफ आ रहे हैं ना आउटसाइड, तो ये जीत गए, ये डोमिनेंट है। तो दिस प्लस माइनस दिस, ये सीखना। किसी और मटेरियल के ऊपर वोंट करोगे तो यहाँ पे म्यू आर आता है, ये भी। दिस फॉर्मूला ऑल्सो, ठीक है, दिस फॉर्मूला इज फॉर फाइनाइटली लॉन्ग वायर, फाइनाइटली, फाइनाइट वाले के लिए ये वाला फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है, देख लो। अगर कोई फाइनाइट लेंथ का वायर है जहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी वायर के मिड पॉइंट से जा रहा है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मिड पॉइंट से जाएगा तो ये दोनों एंगल्स हमेशा सेम होंगे, फाई फाई। तो फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई I/R। और यहाँ पे साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 था ना, तो दोनों की जगह साइन फाई बिठा दोगे तो ट्वाइस साइन फाई। तो फाइनाइट लेंथ के लिए ये वाला फॉर्मूला। अगर लेंथ इनफाइनाइट हो जाए और हम अभी भी सेंट्रल पॉइंट पे ही हो, तो क्योंकि लेंथ इनफाइनाइट है तो ये एंगल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 एक टाइम पे ये 90 बन जाएगा। तो वो एंगल बन गए 90, और इधर वाला एंगल भी जितना लेंथ बढ़ रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ते 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 एट द एंड इट बिकम्स 90। तो 290 सर साइन 90 प्लस साइन 20 यानी 2। तो ये आ गया तुम्हारा नया अभी का फॉर्मूला। एंड इफ इट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग देन पॉइंट P इज नियर द एंड, P यहाँ पे है एंड में, तो इस वाले पॉइंट के लिए एंगल तो ज़ीरो होगा, ये तो यहीं पे है। और इस वाले पॉइंट के लिए बढ़ते 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 इट विल बिकम 90, बिकॉज ये इनफाइनाइट है। तो जितना वायर लेंथ बढ़ रहा है, पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर और दूर के लिए इतना, फिर और दूर के लिए इतना, करते करते इट अल्टीमेटली बिकम्स 90। तो वन एंगल इज 90 एंड अदर एंगल इज जीरो, बिकॉज ये तो डायरेक्टली यहाँ पे टच कर रहा है, तो जीरो। याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल पोजिशन ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। किसी भी कंडक्टर के एक्सिस पे अगर पॉइंट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड मेजर करोगे तो इट विल ऑलवेज बी जीरो। किसी भी सिलेंडर के इनसाइड में, जहाँ पे सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, अंदर भी चीज़ें हैं, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट जीरो। बट किसी भी हॉलो सिलेंडर पे अंदर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। अगेन किसी भी थिक सिलेंडर में अंदर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, बट जो बाउंड्री है वहाँ पे नॉट जीरो। ये फॉर्मूलाज याद रखना, थीटा बाई 2s पाई, या फिर सिर्फ थीटा ले सकते हो, बट थीटा शुड बी इन रेडियन नॉट डिग्री। यहाँ पे भी सेम, सेमी सर्कल के लिए थीटा इज व्हाट, थीटा इज सेमी सर्कल के लिए 180, ठीक है, 180 डिवाइडेड बाई 360 यानी 1/2, तो 1/2। ये वाला भी याद रखना, दिस इज ड्यू टू सेंटर। तो पहले सेंटर के लिए इस लूप के लिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर इसके लिए, क्योंकि दोनों में करंट इज इन द सेम डायरेक्शन तो इनका मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन पे ही आएगा। अभी राइट हैंड रूल लगाओगे तो इसके छोटे रिंग के लिए भी बाहर की तरफ है, इस रिंग के लिए भी बाहर की तरफ ही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्ट ऐड हो गया। बट अगर मैं इसके लिए जाऊँ तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एक ऐसा है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट आउटवर्ड, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इनसाइड, राइट हैंड थंब रूल लगा कर देख सकते हो। तो क्योंकि ये उल्टा आ रहा है, किस एक के लिए आउटसाइड एक के लिए इनसाइड, तो यू हैव टू डू सब्सट्रैक्शन। अब किससे किसको माइनस करेंगे, हमेशा याद रखना मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है। तो क्योंकि ये छोटा है तो इसका फील्ड ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा कंपेयर टू दिस, तो B1 - B2। हमेशा याद रखना छोटे रिंग से बड़ा रिंग माइनस होता है। दिस फॉर्मूला इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एक लूप इस प्लेन पे है तो इसके सेंट्रल एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया, दूसरा एस में है तो इस डायरेक्शन में हो गया। अब क्योंकि ये डिफरेंट डायरेक्शन में है तो इनको ऐड नहीं कर सकते, इनको ऐड करना होगा वेक्टरिकली, जहाँ पे थीटा होगा एंगल बिटवीन दिस एंड दिस।
ये जे होगा, नॉट लैम्डा. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट शीट इज म्यू नॉट जे बाई टू. जे है करंट डेंसिटी. लॉरेंस फोर्स वगैरह सीखना. एफ इक्वल्स टू बी क्यू बी साइन थीटा. स्पेशल केस when a charged particle is parallel to the magnetic field, लॉरेंस फोर्स होगा जीरो बिकॉज एंगल जीरो है. चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है तो v और b आर इन सेम डायरेक्शन, यानी साइन थीटा बिकम्स साइन जीरो. अब when the charged particle moves perpendicular to the magnetic field, अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के तो साइन थीटा इज मैक्सिमम. ठीक है. टेस्ला और गॉस का रिलेशन, ये बातें याद रखना. ये फॉर्मूला से आ रहा है, इस ऊपर वाले एफ इक्वल्स टू बी क्यू बी साइन थीटा वाले फॉर्मूला से. अगर v और b परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो देन द पाथ विल बी सर्कुलर एंड द फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. ये बात भी याद रखना. किसी भी सर्कुलर मोशन में द फोर्स एक्टिंग शुड ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, तभी सर्कुलर मोशन पॉसिबल है. आर को अगर एम वी को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी फॉर्मूला शिफ्ट कर सकते हैं. टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रिक्वेंसी. अब ये वाला लास्ट मतलब पिच जहाँ पे आता है मतलब हेलिकल पाथ. हेलिकल पाथ में होता क्या है, अभी तक कैसा था कि वेलोसिटी अगर ऐसा है, यानी अगर इस क्वेश्चन में जाए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन, तो अभी तक क्या था कि वेलोसिटी को परपेंडिकुलर कर दो, यानी दिस इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90. बट यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ना करके वेलोसिटी को थोड़ा एंगल में डाल रहे हैं. तो वेलोसिटी अगर ये एंगल थीटा है तो वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वी कॉस थीटा, यहाँ पे होगा वी साइन थीटा. अब वी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू बी, बी जा रहा है ऐसे, वी साइन थीटा जा रहा है ऊपर 90 डिग्री. तो वी साइन थीटा क्या करेगा, इसको सर्कुलर मोशन कराएगा. तो वी साइन थीटा विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन. तो हेलिकल पाथ का कुछ भी निकालना हो, रेडियस, टाइम पीरियड, कुछ भी, जहाँ जहाँ हम वेलोसिटी यूज़ कर रहे हैं, फॉर हेलिकल पाथ वी विल यूज़ वी साइन थीटा बिकॉज दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन. और तो फिर इसको आगे कौन लेके जा रहा है घुमाते घुमाते, दिट इज वी कॉस थीटा. तो वी साइन थीटा इसको घुमा रहा है एंड वी कॉस थीटा इसको आगे लेके जा रहा है. ये वैल्यूज याद रखना. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल के मास, चार्ज, ये सब आता है एग्जाम में. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ये फॉर्मूला का प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, बी आई एल साइन थीटा. याद रखना, द नेट फोर्स ऑन अ सर्कुलर और एनी कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज. अगर कोई कॉइल ऐसा है और प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, यानी कॉइल का प्लेन ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर जा रहा है यानी 90 डिग्री टू द कॉइल. ठीक है. मैंने अगर यहाँ से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तुम्हारे कॉइल का साइड व्यू कुछ ऐसा है. तो इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज जीरो. ऐसे वाले केसेस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए कर्व्ड वायर. ठीक है. जैसे यहाँ पे कर्व्ड वायर है ना, ए और बी को ज्वाइन कर रहा है, और ये स्ट्रेट वायर है जो ए और बी को ज्वाइन कर रहा है. इस सेम कर्व्ड वायर के लिए भी जो होगा एफ इक्वल्स टू बी एल साइन थीटा, इसके लिए भी सेम होगा. लेंथ के लिए हमें ये वाला लेंथ मेजर करना रिक्वायरमेंट नहीं है. लेंथ वी हैव टू ओनली मेजर फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. स्टार्टिंग एंड एंडिंग का लेंथ ही चाहिए हमें. तो दिस लेंथ इज आई व्हाट आई रिक्वायर. ठीक है. ये वायर कैसे बेंड है, ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता. हमें बस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस चाहिए. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये वाला प्रूफ भी सीखना. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें भी याद रखना, हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ वगैरह भी दिखाया है यहाँ पे. ये याद रखना, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो रिपेल इच अदर, सेम डायरेक्शन होगा तो अट्रैक्ट इच अदर. मैग्नेटिक फोर्स इटसेल्फ डू नॉट ओपन न्यूटन्स थर्ड लॉ. मैग्नेटिक फोर्सेस डू नॉट ओपन न्यूटन्स थर्ड लॉ.
magnetic value of magnetic field induction at a point on the center of separation of the two linear conductor carrying equal current in same direction is zero. यानी अगर दो कंडक्टर हैं जो इक्वल करंट कैरी कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, तो इन दोनों के बीच में फोर्स जीरो होगा एट सम पॉइंट दैट इज इन द सेंट्रल या इन द सेंट्रल रीजियन, बिकॉज ऐसे पॉइंट्स पे इसका फोर्स और इसका फोर्स कट के जीरो हो जाएगा. इससे 1 एम्पियर का डेफिनेशन वगैरह सीखना इम्पोर्टेंट है. ये वाला फॉर्मूला भी जो अभी तक फोर्स का प्रूफ निकाल लेते दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये हो गया फोर्स इनटू लेंथ. टॉर्क का प्रूफ टॉर्क का दो फॉर्मूला है, याद रखना. बिना बी आई ए साइन थीटा, यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न्स लगा दोगे तो ये बन जाएगा बिना साइन थीटा. और ये है दूसरा प्रूफ इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज करंट इनटू एरिया. इफ द कॉइल इज एन टर्न्स, तो यहाँ पे मिल गया. ए रेक्टेंगुलर लूप इज एन आर्बिटरी ओरिएंटेशन इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू रोटेट द लूप अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. अगर एक लूप को ऐसे रोटेट करोगे ना, ऐसे इस एक्सिस पे ऐसे घुमाओगे तो वर्क डन होगा. लेकिन अगर लूप को ऐसे घुमाएंगे ना, तो दिस एक्सिस को घुमा के देखोगे तो कुछ दिखने में ऐसे लगेगा. अगर इसको ऐसे रोटेट करेंगे अबाउट एन एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो यहाँ पे वर्क डन विल बी जीरो. नो वर्क इज डन. डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल अल्फा विद द प्लेन. अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के साथ कोई एंगल बनाएगा ना, तो हम 90 माइनस थीटा कर देंगे. 90 माइनस थीटा कर देंगे. याद रखना, अगर प्लेन अल्फा के साथ कोई भी एंगल बनाएगा तो वी विल डू 90 माइनस थीटा. वी विल यूज दिस फॉर्मूला एंड वी विल पुट 90 माइनस थीटा अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के साथ एंगल बनाएगा, नॉट नॉर्मल टू द प्लेन. अगर नॉर्मल टू द प्लेन के साथ बनाएगा तो जो मिलेगा वही थीटा. अगर एरिया वेक्टर के साथ बनाएगा तो जो मिलेगा वही थीटा, बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ जो भी एंगल बनाएगा इट इज ऑलवेज एज इट इज. बट अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के साथ कोई एंगल बनाएगा तो उसको 90 माइनस थीटा करके पुट करेंगे. जो भी आंसर आएगा 90 माइनस थीटा करने के बाद. फिर यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है. रेडियल याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस, हेंस इट इज कॉल्ड रेडियल. करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला याद रखना. करंट सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाते हैं कैसे कम करते हैं, ये सारे नोट्स. एमीटर गैल्वेनोमीटर कन्वर्शन, रेंज कैसे सेट करते हैं, आईजी क्या होता है, आईजी इज मैक्सिमम करंट दैट वी कैन पास थ्रू ए गैल्वेनोमीटर, आई माइनस आईजी. एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज इट इज लो रेजिस्टेंस, बिकॉज शंट पैरेलल में कनेक्ट हुआ है ना. पैरेलल अगर कोई शंट वंट कनेक्ट करोगे तो वो लो रेजिस्टेंस बन जाता है. सो सिंस इट इज लो रेजिस्टेंस इट इज कनेक्टेड इन सीरीज. तो होल एमीटर यानी शंट वंट लगाने के बाद जो एमीटर बनता है इट इज कनेक्टेड इन सीरीज. एंड जो वोल्टमीटर बनता है इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज वोल्टमीटर इज हाई रेजिस्टेंस. डीसी मोटर है नहीं तुम लोग के कोर्स में, बट ये फॉर्मूलाज वगैरह सब सीखना. मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, जहाँ पे m1 m2 है डाइपोल का, मैग्नेटिक पोल का स्ट्रेंथ फॉर ए बार मैग्नेट. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक लेंथ होता है बिटवीन द टू पोल्स एंड जियोमेट्रिक लेंथ होता है एक्चुअली मैग्नेट का जो लेंथ होता है. ये वाला प्रूफ भी फॉर्मूलाज, दिस वन आल्सो, ये भी हो चुका है. ये बातें याद रखना. गिवन लेंथ ऑफ ए करंट कैरिंग वायर इज मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स. अगर सेम लेंथ का करंट कैरिंग वायर हो, ठीक है, तुमने 5 सेंटीमीटर का करंट कैरिंग वायर लिया, उसी 5 सेंटीमीटर के वायर से तुमने स्क्वायर भी बनाया, तुमने ट्राइंगल भी बनाया, तुमने सर्कल भी बनाया. वही 5 सेंटीमीटर, यानी इसका भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर. ऐसे केसेस में मैक्सिमम एरिया किसका होगा, हमेशा सर्कल का होगा. तो अगर सर्कल का एरिया हमेशा मैक्सिमम है
तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी मैक्सिमम होगा, बिकॉज एम इक्वल्स टू एन आई ए। एरिया मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम होगा। तो याद रखना, अगर सेम वायर से अलग अलग शेप बनाओगे तो सर्कल का एरिया हमेशा ज़्यादा होगा। Another thing, magnetic field and magnetic moment are always in same direction. Magnetic field and magnetic moment are always in same direction. ये वाला भी कर लेना, ठीक है, नॉट इन कोड्स वाला भी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड ए प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज। तो एंगुलर मोमेंटम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इनटू रेडियस, टाइम पीरियड इज 2πr/v। 2πr यानी ये वाला डिस्टेंस हमें पहले से ही पता है, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। यहाँ पे क्यू कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो ई बाई टी। टी की जगह टी का वैल्यू। अब ई वी को हमें एम वी ये वाला बनाना है, ठीक है। तो ये बनाने के लिए क्या करेंगे, अच्छा पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो, फिर बाद में करेंगे। एम इक्वल्स टू आई इन टू ए, आई हमें मिल गया, ए हो गया एरिया, यहाँ से आ गया ई वी आर, बट हमें चाहिए था एम वी आर, तो ऊपर भी एक एम नीचे भी एक एम, तो ये हो गया एम वी आर यानी एल, एंड द रिमेनिंग थिक इज ई बाई ट्वाइस एम। अब अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी एल इक्वल्स टू एन एच बाई ट्वाइस पाई, तो एल की जगह एन एच बाई ट्वाइस पाई बिठा दो। तो ये आ गया नया फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। बोर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन इस, जब हम एन इक्वल्स टू 1 बिठा देते हैं तब वो बन जाता है बोर का पहला ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो एन का वैल्यू बस 1 बिठाना है। अगर कोई वायर को तुम हॉराइजेंटली ऐसे फ्लोट करवा रहे हो ना, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यानी बी आई एल साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू उसका एम जी। फिर यहाँ पे है एक सर्कुलर लूप है जिसके अंदर परपेंडिकुलरली हमने करंट का वायर रखा है। तो इस सर्कुलर लूप के लिए वायर यहाँ पे है, तो चेक करो, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो ऐसे घूम के आके यहाँ से ऐसे पास होगा, परपेंडिकुलर टू द कॉइल, परपेंडिकुलर टू द वायर। तो उसमें कुछ इशू नहीं है, उसमें जो आंसर है वही आंसर आएगा। बट इस केस में इसमें वायर ऐसे रखा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड घूम के ऐसे आएगा, सो योर वायर इज ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केसेस में आंसर विल बी ज़ीरो, मैग्नेटिक फील्ड का आंसर जो भी होगा दैट विल बी ज़ीरो, बिकॉज वायर का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। और जब भी वायर मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस पे लाई करता है तब हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होता है। ये ऊपर पढ़ के आए हो, ये रिलेशंस याद रखना जितना रख सकते हो। दिस वन यू हैव टू डू, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसमें देखो, इस स्ट्रेट वायर के लिए ये वाला डिस्टेंस लेंगे और स्ट्रेट वायर का जो भी फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर देंगे। अब ये हो गया सर्कल, सर्कल का सेंटर, उसके लिए सर्कल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फिर क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो हम एक से एक को माइनस करेंगे, तो सर्कल से स्ट्रेट वायर माइनस हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर ऐसा कोई जियोमेट्रिक शेप हो, ठीक है, जो सिमेट्रिकल हो और एक साइड से करंट जा रहा हो एक साइड से निकल रहा हो, ऐसे केसेस में सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होगा। जहाँ पे देखो करंट इधर से भी जा रहा है इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है इधर से भी जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज ज़ीरो। ध्यान रखना, सिर्फ सर्कल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट ज़ीरो, बट अगर सर्कल के साइड में इस तरह से दो टांग निकला हुआ है ना, तब मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड इज यानी सेंटर पे ज़ीरो। अगर मैग्नेटिक फील्ड, इफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज टर्न्ड इनटू ए कॉइल, अगर इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप को एक कॉइल में कन्वर्ट कर दो having identical turns, then the magnetic field at the center of coil is n squared times the magnetic previous field, that is b in nth turn equal to n square b। तुम बस बेसिकली किसी भी टर्न का अगर तुम्हें b निकालना उसको n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो जिस वैल्यू को तुम्हें पता है, ठीक है। ये वाला पढ़ लेना, ये नहीं सही होगा, ये वाला पढ़ लो। फिर देयर आर टू क्वेश्चंस, फिर ये वाला आता है,
जहाँ पे एक सर्कुलर कॉइल लिख लिया है हमने, उसका रेडियस है आर, तो लेंथ हो गया 2 पाई आर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, जहाँ पे बी सर्कुलर पे बी स्क्वायर इज पाई स्क्वायर बाई 8/2। ठीक है, यहाँ पे बस इक्वेशन आ गया, 4u0/4 पाई 2s पाई a/r। एंड फॉर ए स्क्वायर लूप, अगर किसी भी स्क्वायर लूप के लिए सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये फाइनाइट लेंथ का हो गया, यहाँ से ऊपर का एंगल होगा 45, नीचे का एंगल होगा 45। तो इस पे वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो साइन 45 प्लस साइन 45 हो गया 2√2। तो वहाँ से आ गया आंसर 2√2 प्लस 2√2। अब यहाँ पे ये चीज़ें याद रखना, अगर नेगेटिव चार्ज आउटवर्ड डायरेक्टेड एक मैग्नेटिक फील्ड में घुसेगा तो इट विल गो एंटी क्लॉकवाइज। ये चेक कैसे करना है, मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउटसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपना इंडेक्स फिंगर रखो, कमिंग आउटसाइड द स्क्रीन। थंब फिंगर को ऐसे रखो कि वो पॉइंट इनवर्ट्स करे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस लूप। तो तुम अपने फ़ोन या फ़ोन मोबाइल के स्क्रीन में ये स्क्रीन पूरा खोल लो जूम करके, फिर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ आ रहा है तो इंडेक्स फिंगर अपने तरफ पॉइंट करो, थंब फिंगर को अंदर की तरफ पॉइंट करो, यानी टुवर्ड्स द सेंटर। तो तुम्हें मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन करंट का डायरेक्शन। अब करंट का डायरेक्शन जो भी होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगा। बस यहाँ से ये टेबल याद रखना, याद नहीं रखना है, बस एक बार समझ लेना, इन सारे केसेस में फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, वो तुम्हें नोन होना चाहिए, बिकॉज सर्कुलर मोशन के लिए फोर्स हमेशा टुवर्ड द सेंटर ही होगा। ध्यान रखना, एक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है डज नॉट चेंज। इसमें एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, क्यों? बिकॉज फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर एक पार्टिकल इधर जा रहा है तो फोर्स उसको अंदर के एक पार्टिकल अगर ऐसे कर रहा है ना सर्कुलर मोशन, तो वो जाना चाहता है ऐसे, फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, तो इट इज परपेंडिकुलर, तो इट हैज नो इफेक्ट। Magnetic force does no work when a charged particle is displaced, while electric force does work in displacing a charged particle। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कोई काम नहीं करता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ टू डू वर्क। मैग्नेटिक फोर्स इज वेलोसिटी डिपेंडेंट, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, while इलेक्ट्रिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेज ऑफ रेस्ट और मोशन। If a particle enters into a magnetic field normally to the magnetic field, then it starts moving in a circular orbit। अभी अभी डिस्कस हुआ है कि अगर तुम परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर करोगे तो सर्कुलर पाथ होगा, अगर परपेंडिकुलर नहीं होगे यानी एक्यूट एंगल, तो तुम्हारा हेलिकल पाथ होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर किसी भी सर्किट पे इस तरह से करंट जा रहा है तो उस पर फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, वो इस शेप से सर्कुलर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना ही है चैप्टर 4। ओके, मैग्नेटिज्म एंड मेटल, लास्ट चैप्टर 5 ये वाला कर लो। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, डेफिनेशन वगैरह सीखना है तुम्हें, सारे डेफिनेशंस वगैरह सीखना होगा। गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्यों जीरो होता है, बिकॉज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन एग्जिटिंग, जितना आ रहा है उतना निकल रहा है। यहाँ से क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिला है, ये फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट का, फिर ये सारे फॉर्मूलाज, मैग्नेटिक मोमेंट, magnetic moment on the axial line, magnetic moment on the equatorial line, मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन, इस चैप्टर में कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह एवरीथिंग शुड बी नोन। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का सारे डेफिनेशंस, इनके एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में एग्जांपल डाल के बोलता है वेदर इट इज़ डाया और पैरा। फॉर डाया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू छोटा होता है और नेगेटिव होता है, फॉर पैरा ये छोटा होता है बट पॉजिटिव होता है, और एग्जांपल्स तो सीखना ही है। पैरा इज स्लाइटली अट्रैक्टिव, डाया इज टोटली रिपल्सिव। उसके बाद है फेरो, उसके लिए काफ़ी लार्ज होता है ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू एंड पॉजिटिव। ये एग्जांपल्स। तो हमारे पास अगर कुछ ये वाला क्वेश्चन भी करके देखूँ, समझ में आ जाएगा, ससेप्टिबिलिटी के वैल्यू के बेसिस पे हमें डिसाइड करना है वेदर द आइटम इज
डाया पैरा और फेरो। डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के लिए ग्राफ ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का एग्जांपल भी सीखना, क्योंकि टेम्परेचर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कुछ ग्राफ्स हैं फॉर फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक वेरीज विद इंटेंसिटी। ठीक है, तो अलग अलग इंटेंसिटी वर्सेस एच, आई वर्सेस एच वर्सेस आई। तो तीन सब्सटेंस के लिए फेरो, पैरा एंड डाया। तो फेरो, पैरा एंड डाया, इंटेंसिटी वर्सेस एच का। फॉर फेरोमैग्नेटिक आयरन के लिए ये हो गया ग्राफ, दो और ग्राफ। ठीक है, म्यू वर्सेस एच एंड बी वर्सेस एच। ऊपर से देख लेना म्यू बी एच क्या है, डेफिनेशन गिवन है। डायमैग्नेटिज्म इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मैग्नेटिक मटेरियल्स। दुनिया के सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स पे ही डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। एवरी मटेरियल हैज डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, रिपल्सिव प्रॉपर्टी। Diamagnetism is overshadowed by paramagnetism in paramagnetic materials and ferromagnetism in ferromagnetic materials. डाया होता सब में है, बट जिनमें पैरा होता है वो डाया को ओवरशेडो कर लेते हैं, यानी सबड्यू कर लेते हैं। ठीक है, यानी इनके ऊपर डोमिनेट होता है। ये ग्राफ है कुछ बी वर्सेस एच का, अलग अलग मटेरियल्स का। फॉर पैरामैग्नेटिक द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी इज स्मॉल एंड इन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज स्मॉल पॉजिटिव। ये तो लिख लिया पहले ही। यहाँ पे एक बार पढ़ के देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट मिले तो याद रख लेना। वन ऑस्टेट का एग्जांपल, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का अलग अलग वैल्यूज़ का कंपैरिजन। म्यू नॉट से कम होता है, म्यू नॉट से ज़्यादा होता है, म्यू नॉट से बहुत ज़्यादा होता है। ससेप्टिबिलिटी -0 से छोटा और नेगेटिव में होता है। ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होता है बट छोटा होता है। ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। रिलेटिव परमिटिविटी 0 से 1 के बीच में होता है। रिलेटिव परमिटिविटी 1 से 1 प्लस ई के बीच में होता है। रिलेटिव परमिटिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये लास्ट है, यहाँ पे डाया पैरा फेरो का डिफरेंसेस है, कुछ और एग्जांपल्स वगैरह भी हैं। सारे एग्जांपल्स प्लीज़ रीडिंग देके जाना, क्वेश्चन आता है। यहाँ पे डायग्रामेटिकली हम दिखा सकते हैं कि एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे बिहेव करेगा बाय रिपेलिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पैरा खींच के लेके आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड फेरो सारे फील्ड लाइंस को खींच के अपने पास लेके आएगा बिकॉज इट इज़ हाईली अट्रैक्टिव। तो डाया रिपल्सिव है तो फील्ड लाइंस को दूर धकेलेगा। पैरा हल्का सा अट्रैक्टिव है तो थोड़ा अपनी तरफ लाएगा, एंड दिस फेरो विल बी कम्प्लीटली अट्रैक्टिव, तो सबको लेके आएगा। ये डिफरेंस है, कुछ पढ़ लेना एक बार पॉज करके, बस इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर। इंडक्शन में कुछ नया ऐड नहीं हुआ है, जो भी तुम लोगों का वन शॉट वीडियो था वही है। तो इंडक्शन के जो भी मैंने नोट्स लिखे हुए हैं वो नोट्स एक बार पढ़ के जाना। और ज़्यादा कुछ एडिशन नहीं है इंडक्शन में, एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी नोन। ठीक है, जो जो वन शॉट में हुआ है वही। एंड पीछे एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस देख के जाना। समझ में नहीं आता कल पूछ लेना, बट एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस भी यूट्यूब में मिलेंगे, तुम्हें पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट टेक द एग्जाम्पलर क्वेश्चन, राइट CBSE एग्जाम्पलर चैप्टर दिस सॉल्यूशन। यूट्यूब में मैग्नेट ब्रेन्स करके भी चैनल है, मिल जाएगा सॉल्यूशन। बट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो, बट प्लीज़ ये क्वेश्चंस देख लेना। इसके बाद है चैप्टर 7, इसमें भी कुछ ऐड नहीं हुआ है, ये भी वन शॉट में जितना था उतना ही है। ठीक है, तो इसको भी वन शॉट देख लेना, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। हाँ, इसमें ये बातें ऐड हुआ है, ये याद रखना। दिस पार्ट इज एडेड कि DC वोल्ट मीटर क्यों रीडिंग नहीं ले पाता है AC का, बिकॉज इन AC अगर एक पूरे साइकिल का रीडिंग लोगे तो इट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, एक पूरे साइकिल में AC का वैल्यू हमेशा ज़ीरो होता है, इसीलिए DC वोल्ट मीटर एमीटर ये सब काम नहीं करते इन AC। ये क्वेश्चन था जो आ सकता है। बाकी तो सब, बाकी ऑलरेडी हो चुका है। नोट्स वगैरह भी वेरी केयरफुल अगेन, जो भी नोट वगैरह डालता हूँ मैं। हाँ, ये सब भी कि AC सर्किट को LCR को एक्सेप्टर सर्किट भी कहा जाता है, ये भी वन शॉट में था।
ठीक है, जो भी वन शॉट में था वही चीज़ें हैं। पावर वेक्टर वगैरह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज पावर का प्रूफ इंपॉर्टेंट है, वटलेस करंट इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मर इंपॉर्टेंट है। स्टेप अप वगैरह अगर ड्रॉ करने को आ जाए ना, स्टेप अप स्टेप डाउन, तो एक सिंपल डायग्राम ऐसा रॉड बना ले, ये वाला बना लेना। जस्ट नंबर ऑफ टर्न स्टेप अप में सेकेंडरी में ज़्यादा रखना, प्राइमरी में कम। एंड द लास्ट थिंग विल बी, हाँ ये वाला, इसमें देखो हमने यहाँ पे माना है ना पहले ही कि ये जो ओमेगा एन बी ए है दैट इज ई नॉट। इस ओमेगा एन बी ए को हमने ई नॉट माना है। ई नॉट क्या होता है? पीक वोल्टेज। तो याद रखना कहीं पे भी अगर मैक्सिमम वोल्टेज निकालने के लिए बोले तो वी विल डायरेक्टली यूज एन ए बी ओमेगा। ठीक है, बिकॉज हमने पहले ही मान रखा है कि ई मैक्स यानी ई नॉट इज एन ए बी ओमेगा। तो कहीं पे भी मैक्सिमम पोटेंशियल पूछे तो एन ए बी ओमेगा। अच्छा, एक और छोटा चीज़, बी वेरी केयरफुल। एसी वाला, अच्छा एसी और इंडक्शन जो भी मैंने पीडीएफ दिया है ना, उसमें से जितने क्वेश्चंस हैं जो आज कल दिया था 26 पेज का, वो करते रहो। और एसी में कुछ चीज़ें याद रखना। अगर एसी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए ना कि एक टोस्टर है जो पहले चलता था 110 वोल्ट पे, फिर उसको खोल के 220 वोल्ट्स पे लगाया गया है, ये सर्किट में करंट इतना है, फ्रीक्वेंसी इतना है, ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सिंपल लॉजिक है कि क्योंकि ये टोस्टर है और इसको पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे लेके जा रहे हो, तो टोस्टर का रेजिस्टेंस तो सेम है। तो पहले केस में रेजिस्टेंस निकालोगे, उसको सेकंड केस में यूज़ करोगे। तो ध्यान रखना, करंट वगैरह फ्लक्चुएट होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, पर अगर टोस्टर का रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम रहता है, बिकॉज तुम उसी टोस्टर को बार बार यूज़ करो, एक बार इस प्लग में डाल दो फिर उस प्लग में डाल दो, तो टोस्टर का जो रेजिस्टेंस है इट विल बी सेम। तो इन क्वेश्चंस को लॉजिकली अप्रोच करना। अगर एक बल्ब है, इसको पहले यहाँ पे लगाया फिर वहाँ पे लगाया, तो बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लो, दोनों केसेस में रेजिस्टेंस विल बी सेम। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, बाकी तुम लोग जो पीडीएफ दिया है वो कंप्लीट करो। उसके बाद कन्फ्यूजन होगा तो आई विल क्लियर।